अब इसके बाद में कूलम्स लॉ हमने क्लियर कर लिया, कूलम्स लॉ क्या है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब कूलम्स लॉ की महत्व के बारे में हमें समझना है, लेकिन बहुत बड़ा चीज है, इसको मैं ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं कूलम्स लॉ को मैं पढ़ाने चाहता हूं कि तुमसे कहेगा कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखिए। किस फॉर्म में लिखना है? राइट इन वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम के नियम को क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको हम लोग? मैंने कहा था एक पॉइंट चार्जेस आपने Q1 ले लिया, एक पॉइंट चार्जेस आपने क्या ले लिया? Q2। इस चार्जेस को आप 1 कहा, इस चार्जेस को आपने क्या कहा? 2 कहा। इनको मिलाने वाली जो हमारे पास वो थी लाइन, ठीक है ना, इसको हम डिस्टेंस को R कह सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब हमारे पास क्या करेगा? ये Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसने इस पर जो बल लगाया वो बल क्या है? F12 वेक्टर कहेंगे। Q2 ने Q1 पर बल लगाया, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये हो गया। इसी प्रकार Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स 2-1 हो जाएगा। मतलब Q1 ने Q2 पर लगाया, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये हो गया। अब इस तरीके से क्या है, अब इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं इधर को है। जब इसकी डायरेक्शन इधर को है तो हम Q2 की पोजीशन पता करें, Q2 का पोजीशन वेक्टर पता करें, स्थित सदिश पता करें। स्थित सदिश तो हमारे पास स्थित सदिश क्या होगा? F की दी दशा में। स्थित सदिश का काम क्या होता है? आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? किसी भी वेक्टर की के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। जैसे आपको मैं बता दूं, आप लोग कहते हैं कि हमने वेक्टर पढ़ा है। वेक्टर पढ़ने से मतलब नहीं, हमने तुमसे पूछ लिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है उसको डिफाइन करो। तो आपने कहा कि सर जिसका परिमाण एक मात्रक होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो केवल डिफिनेशन से नहीं काम बनेगा, उसको जानो तो कि यूनिट वेक्टर करता क्या है। यूनिट वेक्टर का मेन रोल होता है आपका कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी वेक्टर राशि की दिशा को बताता है। यूनिट वेक्टर का काम होता है। जैसे हमने कह दिया एक्स एक्सिस में 3 मीटर गया, कोई आदमी एक्स एक्सिस में 3 मीटर गया, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? तो आपने x इक्वल टू क्या लिखा? 3। अभी ये क्या है? डायरेक्शन नहीं दिखाया। अगर हमने इसमें लिख दिया 3i कैप, तो अब ये डायरेक्शन हो गया। तो ये आई कैप क्या प्रदर्शित करता है कि कोई आदमी एक्स एक्सिस में 3 किलोमीटर या 3 मीटर गया हुआ है। अगर इसी तरह से हमारे पास आ जाए प्लस का 4j कैप, इसका मतलब y एक्सिस में कितना गया है? 4 मीटर गया हुआ है। तो ये जो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है, ये किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अर्थात अगर हम x बराबर लिख दें तो हमारे पास ये हो जाएगा कि 3 मीटर किधर गया है? x एक्सिस में, और 4 मीटर कहाँ गया है? y एक्सिस में। तो यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। इसी प्रकार से अगर हम ये वेक्टर लिखेंगे तो इसका जो हमारे पास होगा पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश, इसके डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो इसके डायरेक्शन में स्थित सदिश हमारे पास हो जाएगा r क्या हो जाएगा? इसका स्थित सदिश दिखाना है तो इसमें हो जाएगा 2-1 वेक्टर। और अगर हम इसकी स्थिति को दिखाएं, इसकी स्थिति को दिखाएंगे तो हमारे पास इधर की तरफ, ये वाले बल की तरफ, मतलब Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाले बल की दिशा में हो जाएगी। इस तरीके से इसे बोलेंगे R12 वेक्टर। तो जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर क्या करता है? दिशा बताता है। जैसे वेक्टर ए लिखा हो, मैं कह दूं इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ, इकाई सदिश बताओ, तो आपके पास फार्मूला होता है a कैप इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a, या इसी को हम a वेक्टर अपॉन में a कह सकते हैं। चाहे मॉड लगा दो तो फिर वेक्टर मॉड के अंदर लगाएंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो मॉड ऑफ वेक्टर a को a भी कहा जा सकता है, तो आपने ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार से तुम्हारे पास जो F12 वेक्टर होगा उसमें से तुम्हारे पास ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, स्थित सदिश होगा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बटे इसका स्थित सदिश हमारे पास कितना हुआ? ये मतलब बल की दिशा में ये वाला है, तो हम यहाँ लेंगे R12 स्क्वायर लेंगे। अब हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटीज है, अभी तक हमने डायरेक्शन नहीं दिखाया इसका, तो डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे बताओ? यूनिट वेक्टर लगा के। तो इसी r के पदों में यूनिट वेक्टर लिखेंगे हम लोग R21 फैक्ट, ये हो गया। तो अगर तुमसे कहा जाए कि कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, तो आप यहाँ पर तो लगा देंगे r स्क्वायर के साथ में यहाँ पर क्या लगाएंगे? यूनिट वेक्टर लगाएंगे, इकाई सदिश। ये इकाई सदिश बता रही है कि इसकी दिशा क्या है,
F12 की जो दिशा है वो कहाँ है, इधर को। तो हमारे पास इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R21, इसकी दिशा भी कहाँ है, इधर को। तो ये चीज लगा दोगे यूनिट वेक्टर, तो इसकी दिशा बदलेगी। इसी प्रकार से अगर हमारे पास Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल निकालना हो तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 Q2 बटे में क्या लिखा जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर कौन था, ये इसी की डायरेक्शन में देखेंगे। तो अब ये आपके पास R12 वेक्टर और यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर में R12 कैप लिखेंगे। कैप क्या बताता है, इसका सिर्फ काम है कि इसकी डायरेक्शन को बताए। अब आप गौर से देखें कि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब अपोजिट हैं तो इसकी जगह में मैं क्या करूंगा, इसकी जगह में मैं माइनस साइन लगा दूंगा अपोजिट की जगह। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, F12 वेक्टर F21 वेक्टर इक्वल टू F12। क्या साबित हो गया कि जब हम कूलाम के नियम को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक बात प्रूफ और क्या आ जाती है हमारे पास कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो कर रहा है। न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो कर रहा है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल। आपने यहाँ पर ऐसे मारा ठोकर तो दीवार ने आपके हाथ पे मारा, जितना फोर्स आपने यहाँ पर अप्लाइड किया उसने आप पर रिटर्न उतने फोर्स दे दिया। तो वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए क्या लगा देते हैं, माइनस। इसी प्रकार ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल और अपोजिट हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, तुम्हारे न्यूटन के तृतीय रूल को, तृतीय नियम को ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई अपनी कर लिया। आपसे कह दे कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए या कूलाम के नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए कि ये न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है। तो ये देखो प्रूफ हो गया। और जब दो बल बराबर हो और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो ये बल हमारे कैसे होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं, अर्थात ये केंद्रीय बल कहलाते हैं। इस प्रकार से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल हमारा क्या होगा, केंद्रीय बल भी होगा और न्यूटन के नियम का पालन भी करेगा। बात क्लियर हो गई। अब आपसे एक नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन के नियम को वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप कूलाम के नियम को वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा तो आप बिल्कुल आसानी से लिख देंगे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में से क्या लिख देंगे, R²। लेकिन अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं है। वेक्टर फॉर्म में अगर यहाँ वेक्टर लगाया तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इकाई सदिश होना चाहिए जो F की डायरेक्शन को बताएगा। तो चूंकि R की ही दिशा में, दूरी की ही दिशा में तुम्हारे पास इसकी दिशा होगी, F की दिशा उसी की लाइन में होगी, इसलिए R का ही यूनिट वेक्टर लिखेंगे R है। ऐसे आप लिख देंगे तो एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए, मैंने एक चीज आपको और बताई थी कि मैं अभी आपको बताऊंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा था एप्सिलॉन नॉट का मुझे यूनिट बताना है, आपको एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू के बारे में बताना है कि इसकी कितनी वैल्यू होती है। चूंकि भी कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ होता है। अगर मैं इसका यूनिट लिखना चाहूँ तो इसका यूनिट भी लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मैं चाहता हूं कि मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूं, तो इसको उधर ले जाता हूं, इसको इधर ले जाता हूं। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू में 9 × 10⁹ ये हो गया। अब चूंकि ये चीज इधर आई है तो इसका यूनिट चेंज पलट गया, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यहाँ पर 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9 × 10⁹। अब इसको जब मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन निकल के हमारे पास आता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या लिख देंगे, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई। और इसका आपके पास यूनिट क्या है, मात्रा क्या है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कंप्लीटली आपके सामने आ गई। फिर से समझ लीजिएगा, अगर तुमसे पूछे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बताओ कितना होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो मैं इसको बता चुका हूं। ये वैक्यूम की कंडीशन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इस वैल्यू के बराबर होता है 9 इंटू 10⁻9 के बराबर। अब मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने निकाल लिया, और ये यूनिट मेरा क्या हो जाएगा, जब उधर जा गया तो पलट जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास कंप्लीटली बन गया। ये इसको याद रखना आप लोग, वायु निर्वात की कंडीशन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास ये होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास ये होता है। इसके बाद अब तुमसे मैं डायमेंशनल फार्मूला इसका पूछ लूंगा कि डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट के निकालिए। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला, कैसे निकालेंगे? चूंकि अभी मैंने फार्मूला बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन f r²। अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र निकालना है, बीमी सूत्र। तो 1/4 पाई इज द कांस्टेंट वैल्यू, इसकी कोई बीमा नहीं होती। आवेश की बीमा आप जानते हैं, Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। I को हम A लिखते हैं, T को T लिखते हैं, तो आवेश की बीमा कितनी हो गई AT। तो यहाँ पर AT आ गया, यहाँ पर AT आ गया। F की बीमा जानते हैं ml, T की पावर -2 होती है। R की कितनी हो जाएगी L²। इस तरीके से हमारे पास हो गया A² T² ऊपर, नीचे कितना हो गया m L की पावर 3 T की पावर -2। इसको जब मैंने ऊपर भेज दिया तो m आ रहा, इसको मैंने जब ऊपर भेज दिया तो इसको जैसे हमने क्या किया, ऊपर भेज दिया, तो ऊपर भेजने के बाद क्या है आपके पास m की पावर -1 L की पावर -3 और T की पावर ये -2 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 to 4 T की पावर 4 और A की पावर 2। ये डायमेंशन फार्मूला किसका निकल आया, एप्सिलॉन नॉट का निकल आया। इस तरीके से हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया। व्हाट इज कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है इसके बारे में, कूलम्स लॉ में जितने कांस्टेंट वैल्यू आई उनके बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल की, परावैद्युतांक जिसको कहा हमने, जब कोई मीडियम भर देते हैं, जब कोई मीडियम नहीं होता तो वहां पर एप्सिलॉन नॉट आता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सब सारी चीजें। कोई मीडियम भर देते हैं तो उसमें से हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की जगह में क्या लिख दिया जाता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख दिया जाता है, और इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं केवल। ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम या डाइलेक्ट्रिक, किसी भी कुचालक जब रख देने से वैद्युतशीलता पैदा होती है तो एप्सिलॉन होती है। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, वायु या निर्वात होती है, तो उस कंडीशन में के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी चीजों का स्टडी कर लिया। फिर हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, कैसे निकालते हैं, इसका यूनिट भी निकाल लिया। फिर इसके बाद में हम लोगों ने इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल लिया। इस तरीके से हमारा टॉपिक ये आज का यहीं तक रहेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, इसको सर हमको दोबारा समझना है या कुछ करना है, तो कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। वैसे जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मैंने सारी चीज क्लियर कर दिया है और इसका नोट्स मैं आपको भेज चुका हूँ। इसका नोट्स भी आप देख लीजिए, सारे चीज लिखे हुए हैं और आपका ये पूरी थ्योरी क्लियर होगी। ठीक है, बस ओके, थैंक यू।